सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपके सामने और भी कम वक्त में बड़ी बड़ी खबरें दिखाने की। दोस्तों, भाजपा की असलियत तुरंत सामने आ जाती है। लाल किले से मोदी जी कुछ और कहते हैं, नारी के सम्मान की बात करते हैं और उसी वक्त 11 बलात्कारियों को मोदी सरकार रिहा कर देती है। और वो सिर्फ सामूहिक बलात्कार में नहीं थे, वो बिल्किस बानो के बलात्कारी थे। जो वो प्रेग्नेंट थी, उस प्रेगनेंसी के दौरान भी उनका बलात्कार किया गया। पूरे परिवार को उनकी आंखों के सामने मार डाला गया। और ऐसे अमृतकाल में तो पता ये चला, ये जो अमृतकाल चल रहा है, ये सिर्फ मोदी जी के चाहने वालों का और भाजपाइयों और संघ का, यानी इन सबको छोड़ दिए। सिंपल जबान में मुसलमानों के खून के प्यासों का अमृतकाल है और ये अमृतकाल मुस्लिम महिलाओं के बलात्कारियों के लिए साबित हुआ है। दोस्तों, मोदी जी ने लाल किले से क्या कहा वो आपने सुना, और उसके बाद जो मैंने आपको बिल्किस बानो के बारे में बताया। हालांकि इस मुद्दे पे अभी 1 मिनट बाद बात करें, लेकिन शुरुआत यहां से मैं करना चाहूंगा कि आपको मालूम नहीं है मोदी जी ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ मोदी जी के ही मंत्री महिलाओं का खुलकर अपमान कर रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार के जो सीएम हैं, जिन्होंने बीजेपी को जोरदार तगड़ा झटका दिया है, उनको निशाने पर लेते हुए बीजेपी के नेता ने सीधी सीधी बात करते हुए मोदी जी के मंत्री ने महिलाओं का एक बार फिर से अपमान किया है। और उन्होंने कहा है कि जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं जब मर्जी, जी हाँ, जब उनका मन करता है वो बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, वैसे ही नीतीश कुमार किसी का भी जब मर्जी हाथ पकड़ लेते हैं और किसी का भी जब मर्जी हाथ छोड़ देते हैं। दोस्तों, बयान सुनिए। में थे, यहाँ बिहार में खेल हो गए। हाँ, लालू यादव फिर बढ़ के भैया बन गए। वहाँ पर एक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की। तो बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। जी, लेकिन जिस किस्म से शिवराज सिंह, सुन लिया दोस्तों, वहीं पर जैसे मैंने आपको कहा था कि सरकारी नफरत ये जारी है। मुसलमानों को फर्जी केसों में फंसाकर जबरदस्ती मारा जा रहा है। सरकार के द्वारा भी मारा जा रहा है, प्रशासन के द्वारा, और साथ में आरएसएस के जानवर भी मार रहे हैं। समाज में रहने वाले कट्टरवादी मुसलमानों को मार डालते हैं बहानों से। कभी ये हमारी अम्मा को मार दिया, हमारी गौ माता को बेचने जा रहा था तो इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया। अब दलितों का भी कत्लेआम शुरू हो चुका है। अब जिन लोगों की अभी तक आंखें बंद हैं, याद रखना, तुम चुप हो और चुप ही रहो, और कुछ दिन बाद देखना तुम्हारे ही परिवार और तुम्हारे खानदान में से ही तुम्हें भी मारना इसी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। चुप रहो, कोई बात नहीं है। दोस्तों, लव जिहाद का एक फर्जी मामला जबरदस्ती किस प्रकार से बनाती है ये, हाँ, प्रशासन और उत्तर प्रदेश पुलिस, एक मामला सामने आया है। इस महिला को देखिए, प्रयागराज का यह मामला है। पल्लवी सिंह ने मोहम्मद आलम से निकाह किया था। घरेलू झगड़े के बाद ये मायके चली गई थी। पल्लवी का आरोप है कि जब उनके पति का फ़ोन स्विच ऑफ आया तो उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए थाने का रुख किया और थाने में जाकर एफआईआर लिखवाई। तो पुलिस वालों ने तोड़ मरोड़ कर मामला उल्टा लव जिहाद का बना दिया और अब परेशान कर रही है। वहीं पुलिस ने सारे आरोपों को झूठा बताया है। जरा अब पल्लवी का बयान सुन लीजिए दोस्तों।
क्या पूरा मामला है और आप कहीं जाते हैं? मैं अपने मायके गई हुई थी। मेरे पति से थोड़ा बहुत नोक-झोंक हुई थी। उसके बाद मेरे पति का अचानक फोन ऑफ आने लगा और उसके बाद से मैं अपने मायके से मैं आई कन्नलगंज थाने में मैं गुमशुदगी की मैं एप्लीकेशन दी थी कि मेरे पति को ढूंढना जाए। मेरे पति का कुछ पता नहीं चल रहा। मोहम्मद आलम एडवोकेट नाम है उनका। और मैं अपने पति को मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की और पुलिस में वहाँ जब मैं कन्नलगंज थाने पे गई थी तो कन्नलगंज थाने पे जाने के बाद उन लोगों ने मुझे बंधक बना दिया। बंधक बना के पता नहीं कैसे तोड़ मोड़ करके मेडिकल के लिए वाले बुला रहे हैं। लोग कौन से एफआईआर किए हैं, लोग अभी तक मुझे एफआईआर कॉपी नहीं मिली है। और क्या मुझे ये नहीं मालूम है गुमशुदगी में कहीं मेडिकल तो होता नहीं है। मैं ये सुनी हुई हूँ। अब मैं थोड़ा बहुत जानती भी मेडिकल नहीं होता है। मुझे बार बार मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है। बार बार पंडित कन्नलगंज पुलिस बुला रही है। क्या कहा जा रहा है? बोल रहे हैं लोग मेडिकल कराने आ जाए, मेडिकल कराने आ जाए। मेरे ससुराल में भी जाके कह रहे हैं लोग सिलेंडर कर दे, लोग मैं तो मकान गिरा दूंगा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं लोग। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मुझे मेरे पति को चैन से जीने दे। मेरे पति से गुम हुए थे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जानती थी कि मेरे पति मुस्लिम है, मैं ठाकुर हूँ। वो लोग जानबूझ के पता नहीं क्या क्या ऐसे कर दी। मुझे अभी तक कुछ पता भी नहीं है कौन से एफआईआर हुई है कौन, और मुझे कॉपी भी नहीं मिली हुई है। क्या चाहते हैं? मैं आदित्यनाथ योगी जी से मैं ये चाहती हूँ कि हम लोगों को चैन से जीने दे और पुलिस जो कन्नलगंज के हम लोग को प्रताड़ित ना करे। नहीं तो मैं और मेरे पति हम दोनों लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग नहीं जिएंगे, हम लोग ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। जो सच रहता है उसको पुलिस कभी नहीं लिखते हैं लोग। जब वो फैमिली की थोड़ी बहुत लड़ाई हुई तो तोड़ मोड़ के पता नहीं क्या क्या एफआईआर किए हैं लोग। मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है। मेरा नाम पल्लवी सिंह है, मेरे पति के नाम मोहम्मद आलम है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे पति हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मेरे साथ हमेशा देते हैं। कब शादी की है? मैं फरवरी में की थी। हम लोग की लव स्टोरी बहुत ज्यादा सालों से चल रही थी जी। दोस्तों, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख लीजिए। महिला का ये साफ साफ कहना है कि अगर प्रशासन मुझे इसी तरह से परेशान करेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। बाकी रिपोर्ट में आपने उनकी मांग सुनी कि उनको और उनके पति को आज़ादी से जीने दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए, परेशान ना किया जाए। और किस तरह से फर्जी केस इन पर उल्टा लगाया जा रहा है आपने सुन लिया। इस रिपोर्ट में देख लीजिए, आत्महत्या तक करने के लिए वो बेचारी लड़की मजबूर हो गई है। वहीं पर आपकी स्क्रीन पर ये प्रयागराज पुलिस का अपडेट देख लीजिए। पुलिस कह रही है कि पल्लवी सिंह पुत्री स्वर्गीय बंग बहादुर निवासी ग्राम असरेठर पिपलौरी थाना उभाव जनपद बलिया द्वारा स्वहस्ताक्षरित लिखित तहरीर देकर दिनांक 13/8/22 को थाना कर्नलगंज पर अपने कथित पति मोहम्मद आलम तथा ससुराल वालों के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म का अभियोग पंजीकृत कराया है। पल्लवी सिंह को मेडिकल तथा माननीय न्यायालय के समक्ष बयान कराने हेतु अनेकों बार अवगत कराया जा चुका है, किंतु पल्लवी सिंह द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है, अपितु स्थानीय पुलिस पर ही मनगढ़ंत अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से असत्य व निराधार हैं। अब आप पुलिस के इस बयान पर मानेंगे, इसको सही मानेंगे, या जो लड़की मरने की कगार पर चली गई है, जो दुनिया के सामने मीडिया के आके सामने साफ बता रही है कि मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने गई थी, जब उनको पता चला कि मैं हिंदू हूँ और मेरा पति मुस्लिम, तो लव जिहाद का एंगल डाल दिया और मुझे इतना परेशान करने लगे कि आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगी अगर मुझे इसी तरह से परेशान किया गया। तो दोस्तों, इस पूरी खबर से जो अभी हाल में हुई है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि मुसलमान लड़कों को किस तरह से इस लव जिहाद के मसले में ज़बरदस्ती फंसाया भी जाता है। हालांकि मेरा मुसलमान समुदाय के लड़कों से यही कहना है कि अपनी कौम पर गर्व करो, अपनी कौम के अंदर ही रहो। तुम ये नहीं समझ सकते कि हमारी कौम की लड़कियां, औरतें और उनकी कोख पाकीज़ा होती हैं। जब तुम
इधर उधर भटकोगे तो तुम्हारी नस्लें बिगड़ेंगी। आपसे यही कहना चाहूँगा, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि जिस इस्लाम में पाकीज़गी का सबसे ज़्यादा ध्यान है, और हमारा ही इस्लाम ऐसा है जिस इस्लाम में ही सिर्फ सबसे ज़्यादा पाकीज़गी, बल्कि ज़्यादा क्या, पाकीज़गी यानी पाक और नापाक की बात सिर्फ इस्लाम में ही पाई जाती है और कहीं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गुस्ल से लेकर खाना खाने से पहले किस तरह से हाथ धोना है, पाक अपने जिस्म को रखना है, इन सब चीज़ों को बताया गया है। तो इतनी पाकीज़ा कम्युनिटी और अपनी कौम की महिलाओं और लड़कियों को छोड़कर जिस कौम की लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, समाज में आज आगे भी बढ़ रही हैं, इन सबके होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि तुम दूसरी तरफ जा रहे हो? क्योंकि दोस्तों तुम्हारे अंदर ईमान की कमी है, ईमान की कमी है। आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने मज़हब के अंदर रहो, अपने मज़हब के अंदर, क्योंकि हालात भी बहुत ख़राब हैं, हालात भी बहुत ख़राब हैं, और आप अपना ईमान के साथ साथ अपनी आखिरत यानी दुनिया भी ख़राब कर रहे हैं और आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा इस बात को नौजवानों समझो और अपने हद में वापस आओ और इस्लाम के दायरे में रहो। दोस्तों अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो भारत का, तो आपको पता होगा कि पहले जातिवाद बहुत ज़्यादा था। अजी इतना जातिवाद था कि कुछ समाज की महिलाएं अपने स्तन को ढाक भी नहीं सकती थी। ऊंची जाति के लोग ऐसे ही देखकर मज़े लेते थे। अब ये बात बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। और अगर उन नीची जात के लोगों को, अगर महिलाओं को स्तन ढाकना हुआ करता था, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। किताबों में भी मौजूद है, इतिहास में भी मौजूद है, यूट्यूब पर आपको सारा इतिहास मिलेगा, पढ़िए, देखिए जाके। कई सारी हिस्टोरिकल फिल्म बनी हुई है, आप जाके वो भी देखिए, पता चल जाएगा आपको जातिवाद क्या था। वो फिर से शुरू हो गया है, वो फिर से शुरू हो गया है। जिस प्रकार से एक दलित बच्चे ने मटकी से पानी पी लिया टीचर की, तो टीचर ने इतना मारा कि वो बच्चा मर गया। और अब खेल खेला जा रहा है कि नहीं, वहाँ तो कोई मटकी का सीन ही नहीं था, वहाँ तो नल लगा हुआ है। झूठ पे झूठ, मक्कारी पे मक्कारी। दोस्तों सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, जो भी कमज़ोर तबका है उसके खून को निचोड़ दिया जा रहा है, उसकी गर्दन पर झपट्टा मारकर उसको मौत की नींद सुलाया जा रहा है। कानून के साथ खिलवाड़ तो आप देख ही चुके हैं बिल्किस बानो के मामले में। अब देखिए हम आगे नहीं बल्कि पीछे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का कारनामा, महिला जीती थी चुनाव, लेकिन शपथ उनके पति ले रहे हैं। स्क्रीन पर देख लीजिए, विजयपुर के नव निर्वाचित महिला सदस्यों की जगह उनके पतियों ने ली शपथ। भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारतीय संप्रभुता और अटूट रहूंगा। देख लिया, ये हो रहा है। इसके अलावा आपको बता दूं कि गाय के नाम पर ये हमें कत्ल कर सकते हैं। गाय के नाम पर मुसलमानों की गर्दन काट कर कत्ल किया जा सकता है, मॉब लिंचिंग कर कर मार दिया जा सकता है, लेकिन ये अपनी अम्मा को खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं, अपनी माता को खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं। तो पता ये चलता है मेरे दोस्तों कि ये सिर्फ बहाना है, सिर्फ इनके मन में मुसलमानों को सताना है। आपकी स्क्रीन पर अब एक्सक्लूसिव वीडियो लगा रहा हूं जिसमें 18 महीने से गौशालाओं में कोई भी अनुदान नहीं मिला। मतलब कोई भी सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, बाबा जी की सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। उनका चारा भूसा तक मुश्किल हो गया है।
खंडवा में गौशाला के संचालकों ने विरोध किया है। याद दिला दूं कि गायों का यह हाल एक ऐसे प्रदेश में है जहां गायों की सेवा के लिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरी आवाज सुनते रहिए, गौ कैबिनेट बनाई गई है जहां का यह मामला है। अब समझिए, गाय के नाम पर खून बहा सकते हैं लेकिन गायों को खाना नहीं खिला सकते। सुनिए। हम ये ज्ञापन लेके आए हैं कि जो गौशालाएं रजिस्टर्ड है उन गौशालाओं में शासन ने जो घोषणा कर रखी है, शासन उस पर खरी नहीं उतरी है। हम पिछले 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। जैसे कि अनुदान संबंधित जो बात है, जो कमलनाथ सरकार ने 20 रुपये के हिसाब से अनुदान किया था, वो अनुदान इस सरकार ने भी माना, परंतु समय से नहीं आता। 18 महीने का अनुदान ड्यू है। गौशालाओं पे बहुत सारा कर्जा हो गया है। गौशालाओं को जो भूमि आवंटित करने की शासन ने बात करी थी, आज तक किसी भी गौशाला को भूमि आवंटित नहीं हुई है। इसीलिए पूरे गौ भक्तों में रोष है, गुस्सा है शासन के प्रति। अगर ऐसा ही रहा तो भविष्य में सब गौ भक्त मिलकर जन आंदोलन भी करेंगे। गौशालाओं के संचालन में एक सबसे बड़ी समस्या ये जा रही है कि 18-20 रुपये वो भी कमलनाथ सरकार ने किए थे। चारा ही 10-12 रुपये किलो आता है। 2 किलो चारा में गाय नहीं पलती। एक गाय का प्रतिदिन का 60-70 रुपये खर्चा है सिर्फ भूसे का। बीमारी, उसको रहने का स्थान, उसके सेवकों की, ये बात अलग है। 60-70 रुपये का तो चारा खाती है और उसको 20 रुपये में भी, वो भी अगर समय पे नहीं मिले तो गौशालाएं कैसे चले। इसी तरह से बीजेपी का असली चेहरा ये है कि कश्मीरी पंडित बोल बोल कर इन्होंने खूब वोट बटोरे और फिर कश्मीरी पंडितों पर एक लवड़ भास्कर ने फिल्म बनाई डायरेक्टर ने, और पैसा खूब इकट्ठा किया। 1 महीने तक अंधभक्तों को सही काम पर लगा के रखा, खूब प्रमोट किया, फ्री में टिकट बांटी, खूब नफरत भड़काई। इसके बाद सब अपने अपने अंधभक्त अपने बिल में घुस गए। डायरेक्टर पैसा लेकर विदेश निकल गया उस फिल्म में काम करने वाले कलाकार दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए और आप और हम नफरत के सैलाब में डूब गए। अब हकीकत कश्मीरी पंडितों की यह है कि 100 दिन हो चुके हैं, कश्मीरी पंडित खून के आंसू रो रहे हैं। सिर्फ कश्मीरी पंडित परेशान नहीं है, वहां आम मुसलमान भी आतंक से परेशान हैं। लेकिन क्योंकि वो मुसलमान है तो खुद उसको आतंकी कहा जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं बात ना करते हुए अपने कश्मीरी पंडितों की ही आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कई कश्मीरी पंडितों की मेल और मैसेज आए। उन्होंने कहा कि रज़ा भाई, आप हमारे भाई हैं, हम संघ की सोच वाले नहीं हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारी आवाज़ उठाएं। उनको कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं पहले से ही कश्मीरी पंडितों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि असली हिंदुस्तानी हूं, भाजपाई नहीं हूं। 100 दिन हो गए हैं, कश्मीरी पंडित सड़क पर बैठे हैं। सुनिए। पंडित भाइयों को शहीद किया जा रहा है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और दूसरी तरफ बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये 100 दिन से अपनी डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का तानाशाही रवैया, इनकी सैलरी तक बंद कर दी गई है। ये इसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि इनकी सिक्योरिटी प्रॉपर इनको प्रोवाइड की जाए और ये जो डिमांड करते हैं जम्मू में, इनको बाकायदा तौर पर यहाँ पर ड्यूटी इनकी लगाई जानी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं, मध्य प्रदेश का मामला है। बैदुल कादिर नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने फेसबुक पोस्ट पर हिंदुओं के भगवान देवी देवताओं को आपत्तिजनक बात बोल दी। जैसे ही उसका वो पोस्ट वायरल हुआ, तुरंत मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जेल में ठूस दिया। इसके बाद आपको बता दूं, जब पुलिस ने कार्रवाई कर दी तो हिंदू संगठनों ने, वहां के हिंदुओं ने मांग करी कि उसका घर तोड़ दिया जाए। लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं था और ऐसा कोई मतलब भी नहीं था। जब गिरफ्तार कर लिया गया तो बात वहां पर कानून की आ जाती है, वो कोर्ट में मामला चला गया। लेकिन जब वहां के हिंदुत्व संगठन को सुकून नहीं मिला तो वो खुद ही उसके घर पहुंच गए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, उसके पूरे घर को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, सामान मकान को लूट लिया गया, कीमती चीज़ों को वहां से लूट लिया गया
अब बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन यही देख लीजिए कि पूरी तरह से घर को बर्बाद कर दिया गया। यह गैर कानूनी था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जब गिरफ्तार किया जा चुका है वो शख्स और उसको अब सज़ा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन आपको बता दूं कि किस प्रकार से बिल्डोज़र चलाने की बात कही थी और सरकार ने जब बात नहीं सुनी, प्रशासन ने ये बात नहीं मानी और कह दिया कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, इसमें बिल्डोज़र का कोई रोल नहीं है, तो खुद ही मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। तो इससे आप क्या समझते हैं? इससे आपको ये समझना चाहिए कि जो बिल्डोज़र बाबा बनाए गए हैं, बिल्डोज़र की तस्वीर बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है कि बस मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसका इस्तेमाल करना है। अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आप बिल्डोज़र नहीं चलाओगे तो हम खुद चला लेंगे, हम खुद ही तोड़ देंगे। इससे ये पैगाम जाता है। पहले ये वीडियो देखिए। जाना है आपको वीडियो ना है ना। दोस्तों अब आते हैं सीधा उस व्यक्ति पर जिस मुस्लिम व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब मैं ये पूरी दुनिया के मुसलमानों को, एक मेरी औकात तो कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन जितना इल्म मैं हासिल कर सकता हूँ अपने वालिद से, अपने बुज़ुर्गों से मैं हासिल करने की कोशिश करता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर मैं मुसलमानों के लिए बात कह रहा हूँ, सुनिए और समझिए। आपकी स्क्रीन पर ये दुनिया की सबसे बेहतरीन आसमानी किताब कुरान पाक का कलाम है, जहां अल्लाह खुद कह रहा है सूरह अनआम में आयत नंबर 108 में अल्लाह ने साफ साफ कहा है, अल्लाह ने कहा है कि जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, कौन? वो लोग जो गैर मुस्लिम हैं, वो जिनको अल्लाह के सिवा वो लोग पुकारते हैं, उनके खुदाओं को गाली ना दो, क्योंकि वो अपनी जहालत की वजह से पलट कर तुम्हारे अल्लाह को गाली देंगे। समझिए, कुरान यानी हमारा परवरदिगार साफ इनकार कर रहा है कि हमें दूसरे के खुदाओं को, दूसरे के धर्म को, मजहब को नहीं कोसना है, बुरा नहीं कहना है, गाली नहीं बकनी है। तो ये कौन से मुसलमान हैं जो तेवर में आके दूसरे के खुदाओं को गरिया रहे हैं? कुरान मना कर रहा है। अब सवाल ये करना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, मुझे आप ये बताइए कि कुरान बड़ा या मुसलमान बड़ा? जाहिल से जाहिल मुसलमान बच्चा बता देगा कि कुरान सबसे बड़ा। और कुरान में परवरदिगार क्या कह रहा है कि दूसरे के खुदाओं को गालियां ना दो, वरना पलट कर वह तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली बकेगा अपनी जहालत की वजह से। तो आपको समझना होगा, ऐसे लोगों को समझना होगा जो जोश में आके गरिया देते हैं, बुरा भला कह देते हैं। हम उस हुजूर पाक रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और आशिक हैं कि जिनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था, लेकिन वो पलट कर कुछ जवाब नहीं दिया करते थे। पलट के वो मोहब्बत से ही उसको सलाम करते थे। जो नबी को सलाम नहीं करते थे, हसद में, चिढ़ में और नफ़रत में, नबी खुद उनको सलाम कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। हमारा इस्लाम इतना नरम और इतना पाक है और इतना मोहब्बत वाला है। ऐसे में उन मुसलमानों से सवाल करना चाहता हूँ, क्यों गाली बककर अपने खुदा को गाली बकने का उनको मौका दे रहे हो? ठीक है, तुम नहीं बक रहे थे तब भी वो बक रहे हैं, लेकिन फिर उनमें और हम में फ़र्क क्या रह गया? इसके बाद शिंदे गुट का कल अपमान वाला वीडियो देखा था। बहुत ज़बरदस्त तरीके से शिवसेना के लोगों ने 50 खोके कह के नारेबाजी करी थी, लेकिन आज तो और मज़ा आ गया। अब की बार नारे लगाए हैं 50-50 चलो गुवाहाटी क्योंकि 50-50 लाख में बिके थे ना ये बिकाऊ। सुनिए शिवसेना ने कैसे मज़े लिए।
गजब बेइज्जती है। वहीं बीजेपी का असली चेहरा सामने आया है और इस खबर को, जो मैं खबर बताने जा रहा हूं, सभी गोदी मीडिया के पत्रकार प्रवक्ता खामोश बैठे हैं। सन्नाटा है भाई साहब। शहनवाज हुसैन बीजेपी के सीनियर नेता, मुसलमान हैं लेकिन भाजपाई हैं, जमकर बीजेपी के जबरा फैन और आशिक मोदी रहे हैं, अभी भी हैं। हाई कोर्ट ने झटका इनको दिया है। आपको बता दूं कि एफआईआर इन पर होगी बलात्कार की, इन पर बलात्कार का आरोप है। जी हां, कहीं नहीं सुना होगा ना आपने। यही तो कमाल है। किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने चुबी का लियाकत हो, वो डीएनए वाला फर्जी डीएनए जिसका खुद का डीएनए का कुछ पता नहीं है, वो सुधीर चौधरी हो और वो अंजना ओम मोदी हो, कोई भी एकदम चुप, क्योंकि पापा बुरा मान जाएंगे। और सारी पापा की परियां महिला पत्रकार खामोश बैठी हैं बिल्कुल बलात्कार वाले मुद्दे पर। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए रिपोर्ट। शहनवाज हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस पर अपने महिला का दुष्कर्म किया और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी। अब कोर्ट में ये पहुंचे थे। मामला 2018 का है। कोर्ट में ये बचाव के लिए गए तो जज ने राहत देने से इनकार कर दिया और पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 महीने के अंदर पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाए। बलात्कार की धाराओं के अलावा और जितनी धाराएं हो सकती हैं सब इन पर लगेंगी और पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। और पुलिस के इस बयान से, जिसमें एफआईआर तक अभी दर्ज नहीं किया गया है, कोर्ट के जज ने कहा कि इसमें लग रहा है कि पुलिस खुद नहीं चाह रही है कि एफआईआर इन पर हो। जाहिर सी बात है, बीजेपी के किसी दिग्गज नेता पर एफआईआर पुलिस कर ले, ऐसा हो नहीं। आम आदमी पर पट से हो जाएगा एफआईआर। खैर, इस पर सवाल यह है कि पूछता है भारत ने, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि भारत कुछ नहीं पूछता है। वो लोहड़ासुर अपने मन से पूछते हैं और कहते हैं कि पूछता है भारत। अब नहीं पूछ रहा है भारत। चलिए, हम तो हैं, बता ही रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ भाजपा रोजगार तो दे नहीं पा रही है। अब मोदी जी ने अपने बड़बोलेपन से चाय वाले को भी रोजगार बता दिया कि ये चाय जो बेच रहा है भाइयों बहनों, वो भी तो रोजगार है। अब सारे ग्रेजुएट बंदे भी एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला, एनिमेटर, एमबीबीएस चाय वाला, सब लगे हुए हैं। डिग्री कर रहे हैं, ग्रेजुएशन और कुछ और फील्ड की, और क्या कर रहे हैं? चाय बेच रहे हैं। मोदी जी ने बोला ये भी रोजगार है। भाइयों बहनों, ये पकौड़ा अगर बाहर कोई बेचे और दिन भर में 100 रुपया कमा के जाए तो वो रोजगार नहीं है क्या? अरे बोलिए भाइयों बहनों, ये रोजगार है। अरे चाय बेच बेच के आज चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया, तो चाय बेचना रोजगार नहीं है क्या? मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत सारे युवाओं ने अपने आप को चाय बेचने वाला बना दिया। सोचा कि हम भी शायद आगे जाके मोदी जी बन जाएंगे। इसी लाइन में एक चाय वाली पटना की बड़ी फेमस हुई थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना की चाय वाली, दिग्गज लोग इनके पास पहुंचे, हजारों व्लॉग्स बने, सुपरस्टार विजय भी वहां पहुंचे। मतलब क्या ही कहें, बहुत फेमस हो गई और सारा क्रेडिट मोदी जी को जाने लगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ये मोदी जी की फैन भी नहीं बची। मोदी जी के नक्शे कदम पर भी चलने वाले आज बच नहीं रहे हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। हुआ यह है कि इनके स्टॉल को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उड़ा दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, जिसके बाद दीदी मोदी जी की जबरा फैन रोती हुई नजर आई हैं। सुनिए। आपको ऐसे नहीं चलेगा। जो बच्चे रोजगार के भरोसे नहीं है, आपके भरोसे नहीं है। जब उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार देंगे और वो खुद ही रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। हम रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हम 6 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे?
उनका दावा है कि हम रोजगार देंगे 10 लाख रोजगार जनरेट करेंगे। अगर वो ऐसे ही मत छीनते रहेंगे, दीजिए आप रोजगार, कम से कम पीएम मुद्रा लोन को तो फ्लेक्सिबल बनाइए। मुझे लोन नहीं मिला बैंक से। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से आपका नाम देश में भी हो रहा था, विदेश में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बस एक फेम है, इनके पीछे हो सकते बस एक फेम चल रहा है। मेरा बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो पटना नगर निगम ने आपको नोटिस भी नहीं दिया? नहीं दिया था, नोटिस नहीं दिया था। इससे पहले भी आपका दुकान यहाँ हटाया गया था, लेकिन मेरे दुकान पे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर सर बहुत बार आ चुके हैं। उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि बेटा तुम्हारा कार्ड यहाँ से कोई नहीं हटाएगा। एश्योर नहीं करना चाहिए था ना उनको। तो इस अगला कदम से बात नहीं की? मैंने कॉल किया, शायद सर बिजी है तो वो रिसीव नहीं कर पाए। अगला कदम आपका क्या होगा इस पर? मुझे स्टोर चाहिए। अब हम कल तक कुछ नहीं बोलते थे ना, हम खुद के भरोसे थे ना। आज हमको सरकार से चाहिए मदद। एक स्टोर चाहिए मुझे परमानेंट। रोजगार दे नहीं सकते बेचारे, जो खुद रोजगार बना रहे हैं उनसे भी घसीट लिया जा रहा है कि हट, हम भक्त बना रहे हैं अपने, बेरोजगार टीम खड़ी कर रहे हैं, 2-2 रुपए में ट्वीट कर रहे हैं, तुम रोजगार दे रहे हो। दोस्तों, इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए, आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को मैं दिखाना चाहूँगा। थोड़ा थोड़ा आपको ऑडियो भी सुनाई दे रहा होगा। कॉपीराइट के चलते मैं आपको पूरा साउंड नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मध्य प्रदेश का ये मामला है। 17 साल की युवती के हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए बाबा के पास छतरपुर पुलिस पहुंच गई। बाबा के ज्ञान के आधार पर बिना जांच और सबूत के जो लड़की मृतक थी उसके ही चाचा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब पीड़ित परिवार ने आला पुलिस अधिकारियों को बाबा का ये वीडियो दिखाया, तब एसपी ने 2 अधिकारियों को पद से हटा दिया, सस्पेंड किया। भाई का नाम संजय अहिरवार, बोलो है ना, कुछ नाम है। दोस्तों, अखबार की एक कटिंग भी देख लीजिए, समझ रहे हैं, दर्जनों जगह खबर आई है। अब दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको अब पुलिस का ही बयान सुनाता हूं और आप देखिए कि कहाँ कितना विकास हम कर रहे हैं। देखिए, के लिए एक एएसआई गए हुए थे, एक वीडियो वायरल हो रहा है, हत्या का खुलासा करवाने के लिए पहुंचे थे। क्या है मामला, क्या कार्रवाई बनती है? ये वीडियो सामने आया था पंडोकर सरकार के फेसबुक पेज वाला। इस वीडियो में जो एएसआई दिख रहे हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है एसडीपी का। सर, कौन है जो दिख रहे हैं, उनका नाम? ये अभी वीडियो के समय की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वीडियो कब का है, परंतु प्राथमिक तौर पर जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं एएसआई उन बमीठा थाने के थे, इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस का इस तरह के बाबाओं के चक्कर में फंस रहा था, उनके खिलाफ और भी कार्रवाई हो सकती है निलंबन के अलावा? प्राथमिक तौर पर यह व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, लेकिन फिर भी जो वर्दी में और पदीय कर्तव्यों के साथ वो किया गया है, इस आधार पर निलंबित किया गया है। सर, थाना प्रभारी पे कोई जाँच हो सकती है क्योंकि थाना क्षेत्र का मामला है? थाना प्रभारी को अभी लाइन अटैच किया गया है इस मामले में। ये तो हाल है मेरे दोस्तों, ये हाल है। हम विकास ऐसे नहीं कर रहे हैं, विकास ऐसे कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये तो कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश के ही सीएम साहब का मामला देख लीजिए। ये देखिए, ये है सीएम साहब का हाल। वो बाबा जो कौवा वाली बोलते हैं, आए दिन का वीडियो वायरल होता है, बिल्कुल हंसी वाली वीडियो जो खुद एक मजाक की तरह है। आपको बताऊं, उनके चरणों में सीएम तो अंधविश्वास की सरकार झाड़ फूक, काला जादू तो खुद मोदी जी भी करने लगे। अब काला कपड़ा पहन के ये काला जादू भाई बहनों, बताइए, भारत के प्रधानमंत्री खुद जादू टोने की बातें कर रहे हैं और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जादू टोनों का, और उनकी ही सरकार के मंत्रियों का ये हाल है, प्रशासन का ये हाल है। अब आते हैं दोस्तों बिल्किस बानो के मुद्दे पर। बिल्किस बानो कौन है, क्या है, अब तक जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल चुका है, लेकिन बीजेपी का असली चेहरा आपको यहाँ देखना है और समझना है, और आपको अपना भविष्य तय करना है। दोस्तों, जो दलित हैं, जो खुद हिंदू भी हैं लेकिन ब्राह्मण जाति से नीचे माने जाते हैं, उनको भी इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। बिल्किस बानो कौन है? सिंपल भाषा में उनके पूरे परिवार को
कत्ल कर दिया गया उन 11 से 12 व्यक्तियों के द्वारा, और फिर उनका सामूहिक बलात्कार सबके सामने किया गया और उनके बच्चे को भी मार डाला गया। और ये सबूत के साथ साबित हो गया, वो 11 लोगों को उम्र कैद हो गई, लेकिन बीजेपी सरकार ने उनको इस अमृतकाल में 75वें अमृतकाल में आज़ाद करवा दिया। समझ रहे हैं? अब इसी पर सारी दुनिया से थू-थू हो रही है भारत सरकार पर, और भारत का सर नीचा हो रहा है। वहीं पर अब बीजेपी की असलियत सामने आई है। बीजेपी एमएलए सीके राव जी ने कहा है कि वो 11 लोग ब्राह्मण थे, व्यवहार अच्छा था, जेल में वो अच्छे से थे, तो जेल में रखने का क्या फायदा, वो ब्राह्मण थे। जस्टिफिकेशन क्या दिया कि वो ब्राह्मण थे, ऊंची जाति के थे, तो छोड़ दिया गया भाई। अब आपको समझना होगा, लेकिन उससे पहले आप वो बीजेपी का असली चेहरा देख लीजिए। भूतकाल की जो कार्यवाही है, उसके फैमिली के मेंबर के जो कोई एक्टिविटी है वो बहुत अच्छी थी, ब्राह्मण लोग थे, और वैसे भी ब्राह्मण के जो कुछ है उसके संस्कार भी बड़ा अच्छा था, इसलिए किसी को मतलब के गुने में डाल के उसको पनिशमेंट करने का बद इरादा भी हो सकता है। तौबा तौबा, ये हाल है। मुसलमानों से जो नफरत मैं 1 साल पहले बता रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि बलात्कारी खुला घूमेंगे। मेरी बात किसी को याद हो तो मेहरबानी करके नीचे कमेंट कीजिएगा। मैंने कहा था और दिखाया भी था कि इन्हीं संघियों में से ऐसे ऐसे लोग थे जो मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे कि अगर आदेश हो हमारे गुरु का तो हम प्रेग्नेंट मुस्लिम महिलाओं का पेट चीर कर उनके कोख से बच्चा बाहर निकालकर उनकी गर्दन काटते। ये बयान था, और उसी के नक्शे कदम पर ये चल तो दिए हैं। जो कातिल थे ऊपर से बलात्कारी, क्योंकि वो ब्राह्मण हैं तो उनको छोड़ दिया गया है। ये है भारत, मोदी का नया भारत। उस बिल्किस बानो से पूछिए कि उसका हाल क्या है। स्क्रीन पर छोटा सा लगा रहा हूं, बयान तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन समझिए। दोषियों की रिहाई पर बिल्किस बानो ने कहा कि 20 साल पुराना सदमा फिर से कहर बनकर टूटा। जब मैंने सुना कि 11 अपराधियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरे परिवार को ख़त्म किया, वो सब रिहा कर दिए गए हैं, अब वो आज़ाद घूम रहे हैं, ये सुनने के बाद मैं सुन्न हो गई हूँ। दोस्तों, सारी महिला पत्रकार पूरे देश के इस वक्त एक बड़ा तबका है, वो खामोश है, और उनकी खामोशी आपको जगाना चाह रही है, आपको चीख चीख कर कह रही है कि देखो हम खामोश हैं, क्योंकि वो मुसलमान थी और मुसलमान का बलात्कार करना ही और करवाना ही आज बीजेपी की सरकार में पुण्य का काम है। बीजेपी सरकार उनसे खुश होती है, और हो सकता है इनको जल्दी ही कैबिनेट में बिठा दिया जाए, संसद में बिठा दिया जाए, चुनाव लड़वाया जाए। महुआ मित्रा ने जो बात कही है आपकी स्क्रीन पर है। देश को तय करना चाहिए कि बिल्किस बानो महिला हैं या मुस्लिम। अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी उन सभी बलात्कारियों के नाम को शेयर करते हुए लिखा है कि साफ शब्दों में एक ही बात, नाम बिल्किस बानो है, इसलिए सब खामोश है। निर्भया होती तो पूरा देश साथ खड़ा होता। ज़रा तस्वीर से उन बलात्कारियों के नाम पढ़ लीजिए। जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेट भट्ट, राधे श्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वोहनिया, प्रदीप मोरडिया, बाका भाई वोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चांदना। दोस्तों, अगर आप इंसान हैं और आपकी माँ और बहन घर में मौजूद हैं, उनकी आंखों में देखिएगा, उनके चेहरों को देखिएगा, और फिर अगर दिल गवारा करे तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मेरी इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। जो मैं कर सकता हूं अपने तन मन से वो कर रहा हूं, जो आप कर सकते हैं अपने अंगूठे का इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। वहीं पर यह मामला हाईलाइट हो गया है, सारी दुनिया हिल कर रह गई कि ये संघ की ये बीजेपी सरकार ऐसा कर रही है। दोस्तों,
इसके बाद दिल्ली वुमेन कमीशन की हेड स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके विरोध किया है। लिखा है कि बिल्किस बानो का जो मुद्दा है वो हिला देने वाला है। हम सोच नहीं सकते कि उन्होंने क्या ट्रॉमेटिक चीज़ झेली है। गैंगरेप किया गया, महिलाओं को मारा गया और अब उनके कातिलों और बलात्कारियों को खुला छोड़ दिया गया है और उनका स्वागत किया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही है। ये क्या है? गुजरात गवर्नमेंट को तुरंत उस फैसले को वापस लेना होगा। सारे पत्रकार भी खामोश हैं। चुबीका लियाकत का ये ट्वीट देख लीजिए दोस्तों, ये 2014 का है। #shame on us as a society, we are good to hold a candle after rape। हम पर शर्म होनी चाहिए, हम पर लानत होनी चाहिए कि हम बलात्कार के बाद कैंडल, सिर्फ मोमबत्तियां पकड़ते हैं और पुलिस को ब्लेम करते हैं। वॉट्स जी न्यूज़ नाउ स्पेशल रिपोर्ट इन्होंने उसमें पेश करी थी। खैर दोस्तों, आज चुबीका लियाकत चुप्पी साधे बैठी हैं क्योंकि पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। स्मिता सभरवाल IAS ने काफ़ी बड़ी बात कही है, आपको समझना होगा। बिल्किस बानो के आज़ाद सांस लेने के अधिकार को छीनने के बाद हम खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। अब मामला दूर तक पहुंच चुका है, भारत का सर और नीचा हो चुका है। ये देखिए, UAE की प्रिंसेस ने भी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यू डोंट नीड टू बी फेमिनिस्ट टू बी आउटरेज एट कन्विक्टेड रेपिस्ट रिजल्टेड फ्रॉम हेट स्पीच फीड। कुल मिला के उन्होंने सारे मामलों को देखते हुए, पढ़ते हुए उन्होंने कई ट्वीट किए हैं और बिल्किस बानो के मुद्दे पर आवाज़ उठाई है। अब बीजेपी सरकार की असलियत ये देखिए, जो 3 तलाक पर अपनी छाती पीटते हुए नाच रहे थे, मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, 3 तलाक अत्याचार होता है, आज सारे बिल्किस बानो पर हलक में गू फंसाए बैठे हैं। यह है बीजेपी की असलियत। लानत है उन मुसलमानों पर जो आज भी बीजेपी के सपोर्ट में हैं। लानत है उन सिर्फ कुछ मुसलमानों पर जो बीजेपी के अंदर मौजूद हैं। ये तुम्हारी माँ बहनों के कातिलों को रिहा कर रहे हैं क्योंकि ये उन्हीं में से हैं और आज तुम खामोश बैठे हो। तौबा, इससे बुरी क्या स्थिति होगी। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।